So you will come to know कि in this class we are going to talk about what? In this class we are going to talk about some important or some basic thing. And what is that thing? We are going to discuss Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period, Age of Chaucer, and Dark Middle Age. When I talk about Anglo-Saxon period, already I told you Anglo-Saxon period, it covers the period from 450 to 1066, 450 से 266 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है. एंड व्हाई इट इज नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड? ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट देयर वर टू ट्राइब्स, तो दो ट्राइब्स थे, उनके नाम पर इसका नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड पड़ा. अब सवाल ये उठता है कि इस एज से क्या चीजें हमें ध्यान में रखना, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस एज से? जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज अबाउट बीओल्फ, Beowulf. If you want to note down, you can note down. If you are unable to write, let me know and then I will share my whiteboard और उस पर मैं आपको लिख करके बताऊंगा. तो मैं ये बता रहा था कि आज की क्लास में जो मैं बात कर रहा हूँ वो एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो और सेक्शन जो पीरियड है वो 450 से 1066 ईस्वी को कवर करता है. और यह जो 450 से 1066 ईस्वी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. वो कौन से? कि टीजीटी या पीजीटी में इस एज से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. वह क्या है? बीओल्फ, Beowulf. मैं सबका रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि द पार्टिकुलर स्पेलिंग विच आई प्रोनाउंस्ड हियर, are you able to note down it? Are you able? Yeah, yeah. Okay. Now Sonia has joined class. Sonia, are you getting my voice? Okay, okay, okay. So I was telling you कि what you have to do. You have to remember कि Beowulf जो है, Beowulf. Why Beowulf is important? Beowulf is the first English epic. Beowulf is the first English epic. अंग्रेजी का जो पहला एपिक आया है वह क्या है? Beowulf रहा है. और वह किस एज में आता है? एंग्लो सैक्सन पीरियड में आता है. इसके अलावा एंग्लो सैक्सन में क्या बात हुई है, कैसे हुई, आपको कुछ भी अ, अगर आपको इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, इफ यू कैन गो विथ सेल्फ स्टडी, दैट इज अनदर थिंग. लेकिन इसके आगे की चीज वहां पे आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं ना. वहां पे ऐसा कोई लिटरेरी वर्क हुआ था दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट या विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, वेदर यू आर गोइंग टू appear in KVS, NVS, in any examination, you will come to know most probably questions are related only to Beowulf. तो जो Beowulf है, Beowulf, Beowulf, the first epic in English. It means that what? It's the first epic in English, but the question is who was the author of Beowulf? The author of Beowulf is unknown. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि the author of Beowulf is unknown. It's an anonymous work. It's an anonymous जो गुमनाम है, जिसके आथर का पता नहीं. ANONYMOUS. It's an anonymous work. Again, I would like to tell you, the author of Beowulf is unknown. इट्स एन एनानिमस वर्क. यह जो वर्क है कैसा है? एनानिमस वर्क है. दूसरा सबसे बड़ा चीज कि अगर बियोल्फ एपिक है तो वह कैसा एपिक है? इट्स व्हाट? इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक और ट्रेडिशनल एपिक. फिर से मैं बता दूं कि इस एज में जो 450 से 1066 है, यह एज टू ट्राइब्स के नाम पर रखा गया है. वो दो ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? एक एंग्लो है, दूसरी सैक्शन है. एंग्लो की स्पेलिंग है ANGLO, एंग्लो. सैक्शन की स्पेलिंग है SAXON. इसका जो टाइम है 450 से 1066 है. इस एज से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वह क्या है कि व्हाट इज बियोल्फ? तो बियोल्फ इज द फर्स्ट epic in English literature. It's the first epic in English literature.
एंड हु इज द ऑथर, ऑथर इज अननोन या ऑथर इज एनोनिमस, because you can't give the credit to any particular person कि this is the author. Ultimately it's the team work, यह जो है टीम वर्क था, हो सकता है, लेकिन उनमें से भी पता नहीं चलता कि क्या है। फिर दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया कि ये जो बियोल्फ है, यह बियोल्फ किसका एग्जाम्पल है? बियोल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बियोल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज बियोल्फ? बियोल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक। जो बियोल्फ है वह प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जो बियोल्फ है, जो यह प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है, दिस पार्टिकुलर प्राइमरी एपिक यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड सो मेनी थिंग्स हियर कि प्राइमरी एपिक या प्राइमरी एपिक के अलावा जो है एक और जो वर्ड यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल एपिक। प्राइमरी एपिक या ट्रेडिशनल एपिक। तो प्राइमरी एपिक क्या है, उसको ट्रेडिशनल एपिक क्यों कहा गया, और एपिक क्या है, तीन चीजें अगर हम जान जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज कि एपिक क्या है। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एपिक जो है कोई भी बड़ी कहानी जो कि कविता के रूप में लिखी गई है, उसको हम क्या कहते हैं? एपिक कहते हैं, महाकाव्य। वी ऑल नो रामायण इज एन एपिक, वी ऑल नो महाभारत इज एन एपिक, वी ऑल नो होमर्स इलियड एंड ओडिसी, दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एपिक। उसके अलावा एपिक के बहुत सारे, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। मैं उसका भी नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। जैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड जो 1805 में लिखा गया, 1850 में पब्लिश हुआ, वह भी एपिक है। उसका जो सब टाइटिल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, जो प्रोफेसर एबर कॉम्बी ने दिया है। मैं इसे अभी लिखवा नहीं, ये मेरे लेक्चर में रिकॉर्डेड है, आप सुनेंगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो सब बार बार बाद में आएगा। लेकिन अब चूंकि बियोल्फ आया, तो बियोल्फ क्यों पूछा जाता है, एंग्लो सेक्शन से क्यों? बियोल्फ इसलिए पूछा जाता है कि बियोल्फ एपिक का एग्जाम्पल है, और अगर बियोल्फ एपिक का एग्जाम्पल है तो वह जो एपिक होगा उसकी डिफिनेशन क्या है, एपिक का जो है वो टाइप क्या है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। बियोल्फ इसलिए नहीं पूछा जा रहा कि बियोल्फ सिलेबस में नहीं, नो नॉट एट ऑल, बियोल्फ सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीज सिलेबस में है। वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में एपिक एक टॉपिक है जो पढ़ना है। तो जब आप उसकी शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसके रूट और उसकी फ्लरिशिंग दोनों चीजों को आपको कवर करना होगा। तो व्हेन आई टॉक अबाउट बियोल्फ, आई टोल्ड यू बियोल्फ इज द फर्स्ट प्राइमरी or traditional epic of English literature. It came in which age? It came in Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon period covers the period from 450 to 1066. इसको एंग्लो सैक्शन क्यों कहा जाता है? यह दो ट्राइब्स के नाम पर रखा गया था, एंग्लो और सैक्शन। बात करने के लिए और बातें हो सकती है, वो कहाँ से आए, उनका ओरिजिन क्या है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर बियोल्फ एपिक है तो ये कैसा एपिक है? प्राइमरी एपिक है, ट्रेडिशनल एपिक है? फिर हमें ये जानना है कि एपिक की डिफिनेशन क्या है। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। एपिक जो है लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, इट हैज ग्रांड स्टाइल, जो ग्रांड स्टाइल में लिखा जाता है, और थॉट कैसे होता है? एलिवेटेड होता है। इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड, उसका जो थॉट होगा वह एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड मतलब उच्च विचार वाले थॉट। ऐसा नहीं कि some beggars died and you started to write the epic. Epic can't be written अल्टीमेटली किसी एक आदमी की कहानी या एक आदमी के जीवन को, नो नॉट एट ऑल। जो कुछ भी आप एपिक में लिखेंगे वह अगर एक आदमी को भी लेकर के आप लिखते हैं, या तो वह किसी नेशन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो वह किसी ट्राइब के फेट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो वह ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर होगा जो एक पूरे समुदाय को प्रभावित करेगा, पूरे देश को प्रभावित करेगा, या पूरी मानव जाति को प्रभावित करेगा।
When we talk about रामचरितमानस या when we talk about रामायण, तो रामायण जो एपिक है वह एपिक ऐसा नहीं कि केवल उसमें राम के चरित्र को हमें समझना है, बल्कि जो राम का चरित्र है वह एक आइडियल है, और उस आइडियलिज्म को जो है हम अपनी लाइफ में कैसे उतारते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारते हैं। तो उनका जो चरित्र है वह एक आदमी का चरित्र नहीं है, वह इंसान को एक तरह से एक सलीका बताता है, जीवन जीने का तरीका बताता है, जीवन जीने का तरीका बताता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, कोई भी जो एपिक होगा उसमें एक कैरेक्टर हो सकता है, एक किरदार हो सकता है, लेकिन वह जो किरदार, वह जो कैरेक्टर होगा, वह पूरे के पूरे समुदाय को प्रेजेंट करेगा। अब अगर पैराडाइज लास्ट आप लेते हैं, और पैराडाइज लास्ट में आप ये देखते हैं, कौन सी चीज आप देखते हैं, इफ यू सी या इफ यू फाइंड द डाउनफॉल ऑफ ह्यूमन बीइंग रेस, की मानव जाति का कैसे डाउनफॉल हुआ है, तो आप उसमें क्या चीज पाते हैं, आप उसमें क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं, द डाउनफॉल ऑफ ह्यूमन रेस जो है, वहां पे हम इस चीज को महसूस करते हैं, वहां पे हम इस चीज को देखते हैं कि एडम और ईव का जो डाउनफॉल हुआ, वह केवल एडम और ईव से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वह ह्यूमन रेस से रिलेटेड है। क्यों? चूंकि एडम एंड ईव दे वर द अर्लीस्ट फोर फादर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वे ह्यूमन बीइंग के अर्लीस्ट फोर फादर रहे। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हमें इसको समझने की जरूरत है, हमें इस पर बात करने की जरूरत है कि एपिक क्या है, उसका फीचर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जब आप एपिक को लेकर के बात करेंगे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, जो कि वर्ड्सवर्थ की लाइफ को, उनके चाइल्डहुड को, स्कूल डेज को, लेकिन उन्होंने उसको जनरलाइज किया है, जो महसूस करते हैं नेचर को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, उस रिलेशनशिप को उन्होंने केवल अपनी लाइफ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसको जनरलाइज किया। जब आप पैराडाइज लास्ट की बात करते हैं, पैराडाइज रिगेन्ड की बात करते हैं, फेरी क्वीन की बात होती है, या उसके अलावा जो और ग्रेट एपिक्स आए हैं, जो एपिकल मैनर में लिखा गया, सोहराब और रुस्तम का, मैथ्यू आर्नोल्ड का जब बात किया जाता है, तो ये सब जितना भी चीजें, या टीएस एलियट का जो मॉडर्न एपिक का एग्जाम्पल दिया जाता है, द वेस्ट लैंड, उन सब में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। वह कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। वर्जिल के एनीड की बात की जाए, होमर के इलियड और ओडिसी की बात की जाए, तो ट्रेडिशनली जो एपिक था उसको 12 किताबों में बांटा जाता था। एपिक को दो हिस्सों में, या टू टाइप्स हुआ, एक तो ट्रेडिशनल एपिक, या ट्रेडिशनल एपिक के साथ साथ एक और एपिक, उसका नाम प्राइमरी एपिक। अब सवाल ये उठता है कि हमें यह जानना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल एपिक है, जो प्राइमरी एपिक है, और दूसरा जो लिटरेरी एपिक है, या उस लिटरेरी एपिक को सेकेंडरी एपिक कहा जाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो, या 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 देर या yeah, there are so many. I told you कि what the subject matter you are choosing, that subject matter to belong either to a community or to a tribe or human being race. Are you getting my point? And you will also come to know कि the particular characters which have been presented, which have been mentioned in the epic, sometimes these characters are quasi divine figure. It means they have the celestial delight, they have the divinity, such a power they have. जो कैरेक्टर एपिक में दिखाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसमें ईश्वर प्रदत्त गुण है, ईश्वर ने उनको कुछ अलग से ही जो है गुण गुण दिया है। वो एंजिल भी हो सकते हैं, सेटन भी हो सकते हैं। जैसे एडम और ईव, वो केवल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वे केवल ह्यूमन नहीं है, बल्कि वे हमारे अर्लीस्ट फोरफादर्स था। और ऐसा दिखाया जाता है वंस दे वर लिविंग इन हेवन, और जब वे हेवन में रहते थे, उनके पास क्या था? सिलेस्टियल, एक तरह से क्या था कि यू कैन से डिविनिटी था, सेलेस्टियल लाइट था, या इस तरह की चीजें जो हम लोग उसमें देखते हैं।
सो यू फाइंड दैट कि क्वाजी डिवाइन फिगर उनका अपना होता है, ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं वो चीजें जो है। बॉम्बास्टिक स्पीच का यूज किया जाता है। एपिक को 12 बुक्स में ट्रेडिशनली बांटा जाता है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और वहां पे कोई भी रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में बात नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो पेटी इश्यूज और पेटी सब्जेक्ट मैटर। एपिक में कभी भी जो है पेटी इश्यूज नहीं होता, मतलब हल्की फुल्की बातें नहीं की जाती, रिडिकुलस एटमॉस्फेयर नहीं होता। दीज थिंग्स वी हैव टू रिमेम्बर। अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर हम जब ये बात करते हैं कि जो एपिक है वह दो तरह से होता है। एक तो हमने कौन सा एपिक आपको बताया, ट्रेडिशनल और प्राइमरी एपिक। तो ट्रेडिशनल या प्राइमरी एपिक की खासियत यह होती है, उसको आप कह सकते हैं ओरल फॉर्म में रहा है। जो ट्रेडिशनल या प्राइमरी एपिक होता है ये रिटन शेप से पहले, मतलब लिखित रूप में आने से पहले यह ऑलरेडी लोगों की जुबान पर मौजूद होता है, लेकिन कैसे, ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म में द पीपल have learnt it by heart and transmitted from generation to generation। प्राइमरी एपिक को या ट्रेडिशनल एपिक को लोग मौखिक रूप से रटे रहते थे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट कर देते थे, ओरली ट्रांसमिट कर देते, जबानी रट लेते थे लोग। ये खासियत रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में कोई आदमी उसको रिटेन शेप देता है। इसका मतलब कि जो होमर का इलियड एंड ओडिसी है, वह होमर का इलियड एंड ओडिसी ऐसा नहीं रहा कि जब होमर आए तभी उसकी कहानी और उसके किरदार या उसके कैरेक्टर्स लोगों को पता चले। बिफोर द कमिंग ऑफ होमर, इलियड एंड ओडिसी, इट्स कैरेक्टर, इट्स सब्जेक्ट मैटर, it was in oral form learnt by the people and transmitted from generation to generation, but the credit goes to Homer to give it the written shape। होमर को क्रेडिट दिया जाता है कि वह उन्होंने इसको लिखित रूप दिया। होमर गेव इट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिशनल एपिक या आपका प्राइमरी एपिक लिखित रूप को ग्रहण करने से पहले लोगों की जुबान पर मौखिक रूप से मौजूद होता है। लोग उस घटनाओं से, उस चरित्र से, उस कैरेक्टर से, उस किरदार से वाकिफ होते हैं पहले से। बाद में कोई राइटर उसको आकर के क्या करता है, लिखित रूप देता है। लेकिन जो लिटरेरी एपिक है, लिटरेरी एपिक को हम सेकेंडरी एपिक भी कहते हैं। जैसे ट्रेडिशनल एपिक को प्राइमरी एपिक कहा जाता है, ऐसे ही लिटरेरी एपिक को सेकेंडरी एपिक कहा जाता है। जो लिटरेरी एपिक है या जो सेकेंडरी एपिक है, उसकी खासियत ये होती है कि लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक that is an attribute of the individual craftsmanship। इंडिविजुअल, एक आदमी की व्यक्तिगत योग्यता, एक आदमी का व्यक्तिगत टैलेंट उसमें नजर आता है। एक आदमी की व्यक्तिगत योग्यता, एक आदमी का व्यक्तिगत टैलेंट उसमें नजर आता है। दैट इज व्हाट, दैट इज द इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप। वह इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप का पॉइंट होता है। सो दीज आर द पॉइंट, दीज आर द थिंग विच वी हैव टू फॉलो, विच वी हैव टू सी। अब आप ये कहेंगे इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप कैसे नजर आता है। आप पैराडाइज लास्ट ले लीजिएगा, पैराडाइज रीगेंड ले लीजिएगा, उसकी जो डिजाइनिंग है वो सब का सब टीएस जॉन मिल्टन का अपना टैलेंट है। आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड ही डिजाइन, आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड ही गेव इट द आर्टिस्टिक शेप। और उन्होंने फॉलो किसको किया, चूंकि वो लैटिन के भी स्कॉलर थे। उन्होंने वर्जिल की जो एनीड है, जो दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक है, उसको उन्होंने बखूबी पढ़ा। उसी पैटर्न पर उन्होंने पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड लिखा। अब आप ये कहेंगे कि सर पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड की कैरेक्टर तो द बाइबिल में है। द बाइबिल में है कैरेक्टर, लेकिन जो कैरेक्टर द बाइबिल में पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड के जो कैरेक्टर बाइबिल में है, ऐसा नहीं कि मिल्टन ने एज इट इज उसको लिया। वो केवल बाइबिल एक रिलीजियस
बुक रहा है दैट वाज अवेलेबल, एडम के बारे में, ईव के बारे में, सेटन के बारे में, गॉड के बारे में, बिल्जबब के बारे में, ल्यूसीफर के बारे में, हीवन के बारे में, हेल के बारे में, मोसेस के बारे में, और जो गॉडेस जिसको उन्होंने म्यूज, जिसको उन्होंने इन्वोक किया, आप ये कह सकते हैं कि these कैरेक्टर्स वर अवेलेबल। लेकिन बस ट्राई टू सी इन द पार्टिकुलर वे, द पार्टिकुलर मैनर which Milton had taken to present these characters, it's entirely different। बुक फर्स्ट में जिस हिसाब से सेटन को प्रेजेंट किया गया, ऐसा लगता है कि सेटन गॉड के ऊपर भारी पड़ता है। पैराडाइज लास्ट के बुक फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सारी बुक की बात नहीं कर रहा। जिस हिसाब से वह लीडरशिप करता है, बिल्जबब को तैयार करता है कि अगेन वी हैव टू रेडी टू रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, ट्राई टू विन द लास्ट बैटल, LOST। तो ये जो स्पिरिट है सेटन का, यह स्पिरिट बाइबल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द आर्टिस्टिक मैनर, दिस इज द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ जॉन मिल्टन which you find there when you talk about epic, when you talk about types of epic, when you talk how the characters have been presented, when you talk what the subject matter has been taken, when you treat these things, then try to find out कि अल्टीमेटली एपिक क्या है, कहाँ से एपिक का शुरू हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीजें। अगर आप और चीजों को देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली द पीपल ओनली टॉक अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड, द पीपल ओनली टॉक अबाउट कि इस समय बियोल्फ आया। नो, इतने से काम नहीं चलेगा। बियोल्फ है तो क्या है, बियोल्फ का लिंक और कैसे बन रहा है। अगर बियोल्फ एपिक है तो हम इसी समय क्यों नहीं एपिक पर इतनी बात कर ले कि जनरली जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो यहाँ क्लियर हो जाए। तो आई थिंक कि यू ऑल got the point, you all ultimately came to know what is epic, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और चीजों को आपको समझ में आया हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन इसको लेके पूछूंगा। प्रवीण जी, आपकी कोई प्रॉब्लम? प्रवीण, जगदीश भाई, जगदीश भाई, प्रिया, प्रिया, अपर्णा, ट्रेडिशनल एपिक इज आल्सो कॉल्ड folk? नहीं, when you say traditional epic is called folk epic, no, that's not called folk epic, you are talking about ballad। बैलेट में ये बात होती है, ट्रेडिशनल बैलेट, दैट इज द फोक बैलेट। सोनिया, कोई प्रॉब्लम? सुरभि, सुरभि, गोपाल जी, मिथिलेश जी। ओके, आई डिडंट गेट द रिस्पांस ऑफ जगदीश भाई, प्रिया जी एंड आशीष जी। आशीष भाई, आशीष भाई, नॉट गेटिंग योर वॉइस। थोड़ा सा आप अपना माइक अपने माउथ के नजदीक ले जाइए। हाँ, अब आवाज आ रही है। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम? प्रिया, प्रिया, हाँ ठीक, अब आप लोग म्यूट कर लीजिए। जगदीश भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या जगदीश भाई, या एंड मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम आपको इस सेशन के लिए। ओके, ओके। नाउ
इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चन। मैंने आपको जो बताया मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। आई डिस्कस्ड विद यू अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड विच कवर्स द पीरियड फ्रॉम 450 टू 1066। इसमें दो ट्राइब है, एंग्लो और सैक्सन। इस एज में टीजीटी पीजीटी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो बियोल्फ को लेकर के आता है। आई टोल्ड यू कि बियोल्फ इज एन एपिक, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल और प्राइमरी एपिक। I also told you the definition of epic. Epic is a long narrative story in verse. I told you कि the writer of the Beowulf is unknown because it's an anonymous work. Second thing I told you, when you talk about epic, it is very important. We have to know the basic characteristics of epic. It has grand style, elevated thought, quasi divine figure, serious subject matter, and no petty issues, no ridiculous atmosphere. Most probably, it is written in heroic meter. Second thing I told you, when you talk about epic, especially its character or subject matter, you find that the characters are quasi-divine figure, and the subject matter which has been taken or chosen by the writer, that's about a tribe, the fate of the nation, or ह्यूमन बीइंग रेस को प्रेजेंट करता है, चाहे वो पैराडाइज लास्ट हो, पैराडाइज रिगेंड हो, वर्जिल का एनीड हो, होमर का इलियड एंड ओडिसी हो, रामायण हो, महाभारत हो, या सोहराब एंड रुस्तम हो, या अगर आगे चल करके द प्रील्यूड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रही हैं जिसपे मैंने बात किया कि टीएस एलियट का आपका द वेस्टलैंड को भी कहा जाता है कि यह एक मॉडर्न एपिक का एग्जाम्पल है। दिस थिंग्स वी फाइंड, बट व्हाट आई वांट टू नो कि अब आपको ये बताना है, सबसे पहले मैं एक एक लोगों से ही पूछूंगा, और जिसका मैं नाम दूंगा वही ही मुझे आंसर देंगे। सबसे पहले जो है मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी, जो मैंने एपिक को लेकर के बताया, एपिक की डिफिनीशन मैंने क्या बताया? या दैट्स गुड, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। और एक दो कैरेक्टरिस्टिक? या क्वासी डिवाइन फिगर, ग्रांड स्टाइल, और एलिवेटेड थॉट, सच थिंग यू टोल्ड मी। या या नाउ कैन यू टेल मी मिथिलेश जी, एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है उसका टाइम क्या है? या ठीक है। नाउ गोपाल जी, गोपाल जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? या गोपाल जी, लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एपिक एंड सेकेंडरी एपिक, या प्राइमरी एपिक को। या 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 दैट या दैट्स गुड, दैट्स गुड। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक बियोल्फ के अलावा? Yeah, that's good. Homer's Odyssey and Iliad. That's an example of what? That's an example of primary epic. Yes, that's good. And except it, या गोपाल जी के बाद मैं सुरभि जी से जानना चाहूंगा। सुरभि जी, व्हाट इज लिटरेरी एपिक या सेकेंडरी एपिक, एंड गिव मी सम एग्जांपल। या यस, या पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेंड आल्सो। Okay, that's good. That's good. Aparna, who has written the prelude?
Who has written the Prelude? Did you forget? Recently, yeah. Do you do you not remember William Wordsworth? Recently, I think it only 4 or 5 minutes have gone. I told you William Wordsworth wrote the Prelude. Okay, doesn't matter. Praveen ji, what is the subtitle of the Prelude? What is the subtitle of Prelude? Praveen ji, Jagdish bhai, Priya Gupta. Yeah, the growth of the poet's mind. और किसने टाइटल दिया था? प्रो, नहीं, this title was given by Professor Abercrombie. Professor Abercrombie, Abercrombie, Professor Abercrombie. Okay. Professor Abercrombie, Abercrombie. Priya, please unmute. Please mute. Priya, please mute. Now, yeah, Professor Abercrombie, Abercrombie. Yeah, again, I would like to know कि traditionally the epic was divided into how many books? एपिक को कितनी किताबों में बांटा गया था? यस, एपिक को शुरू शुरू में 12 किताबों में बांटा गया था, वर्जिल का एनीड या और भी जो रहा 12 बुक्स का। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि हु हैज रिटन द फेरी क्वीन? फेरी क्वीन भी जो एपिक मैनर में किसने लिखा है? एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जो पोएट हैं, एलिजाबेथन एज के हैं, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो, हु हैज रिटन सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम, मैथ्यू ऑर्नोल्ड। इट वाज रिटन बाय whom? इट वाज रिटन बाय मैथ्यू ऑर्नोल्ड। जितने भी लोग हैं दे कैन नोट डाउन, ये बहुत छोटी छोटे क्वेश्चंस हैं बट हाईली सिग्निफिकेंट। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें एपिक को डिस्कस किया गया है। यू विल गेट ऑल दीज पॉइंट, वहां से भी आप बाद में पूरा नोट कर सकते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट एपिक स्पेशली, तो दीज आर द वेल नोन एग्जांपल। एंड जगदीश भाई से मैं जानना चाहूंगा, हु हैज रिटन द वेस्ट लैंड? हु हैज रिटन द वेस्ट लैंड? प्रवीण? या जी, या ओके, ओके, टीएस एलियट। टीएस एलियट ने लिखा हुआ है द वेस्टलैंड, एंड इट पब्लिश्ड इन 1922। इट इज आल्सो ट्रीटेड एज मॉडर्न एपिक। इसको मॉडर्न एपिक के रूप में जाना जाता है। या, सो इन दिस वे व्हाट आई हैव टेकन, इन दिस वे आई हैव टेकन एंग्लो सैक्सन पीरियड, और उस एज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एपिक से रिलेटेड था उसको लिया गया, और एपिक की जनरल बातें हम लोगों ने डिस्कस किया।
अब हम लोग दूसरा जो चीज बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। कल मैंने क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस पढ़ाया था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, उसको भी आज मुझे शेयर करना है। टीच मी टाइप पे स्टडी मटेरियल पे आप जाके वॉच कर सकते हैं। जस्ट आई वांट टू नो कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसका डेट मैंने कब से कब तक बताया था। व्हाट इज द डेट ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, कब से कब तक रहा। 1066 टू 1350, 1066 से 1350। ये जो 1066 क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंड इन 1066, 1066 में क्या हुआ। या नॉर्मन वॉर, नॉर्मन वॉर। जब नॉर्मन वॉर हुआ तो किस एक ट्राइब को रिप्लेस किया गया, सैक्शन को रिप्लेस किया गया, उसकी जगह कौन आ गया, नॉर्मन आए। यह चीज 1066 में होता है। दूसरा चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, ऑलरेडी हमें ये ध्यान में रखना है कि यह एक ऐसा पीरियड था जहां पे आपको फ्यूडल सिस्टम देखने को मिलता है। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट। वी फाइंड फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था। वी फाइंड फ्यूडल सिस्टम, FEUDAL, फ्यूडल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, देयर वर टू सेंटर्स ऑफ पावर, पावर के दो सेंटर थे। देयर वर टू सेंटर्स ऑफ पावर, पार के दो सेंटर थे। वो जो दो सेंटर थे पार के, कौन कौन से थे, एक तो कोर्ट और दूसरा चर्च। पहली बात तो एंग्लो नॉर्थ, देयर वर टू सेंटर्स ऑफ पार, POWER, देयर वर टू सेंटर्स ऑफ पार। द फर्स्ट वाज चर्च एंड द सेकेंड वाज कोर्ट। जो कोर्ट था वहां से पॉलिटिकल पावर हैंडल होता था, और जो चर्च था वहां से रिलीजियस या रिलीजन की चीजें गवर्न की जाती। अब मैं उस पे बहुत सिचुएशन नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, यू विल कम टू नो कि जो जो चर्च था, चर्च बिकेम प्राइमरी एंड कोर्ट बिकेम सेकेंडरी। जो पॉलिटिकल पार्ट था, इट आल्सो वेंट इन द हैंड ऑफ द चर्च में। उसकी क्या केमिस्ट्री थी, क्या हुआ कैसे हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, लेकिन इतना हमें जानना जरूरी है। तीसरा चीज हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूडल, जो फ्यूडल सिस्टम, एंड देयर वाज द टू सेंटर ऑफ द पावर, church and court. Church became primary and court became secondary. And you will come to know the power of king slipped, and it came where it came in the hand of bishop. तीसरा जो पॉइंट आपको बताना है वो एक चीज बताना है कि शिफ्टिंग ऑफ द पावर के अलावा एक और चीज यहाँ पे हुआ था, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ religious text. Most of the religious texts were in Latin, and those religious texts were misinterpreted, whether that was Hebrew Bible, Bible in Latin, Bible in Greek, they were misinterpreted. So misinterpretation of the Bible, that is another point. So these are the things which you have to remember. अब उसके बाद क्या होता है कि टीजीटी या पीजीटी में इस एज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एज से जो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 पॉइंट आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। वो 4 पॉइंट क्या है, वो ओरिजिन ऑफ ड्रामा से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहला चीज कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, देयर वर टू सेंटर्स ऑफ पावर, चर्च एंड कोर्ट। कोर्ट मीन्स पॉलिटिकल पावर, but we get that the political power slipped from the hand of king, came in the hand of whom, it came in the hand of bishop or church में। तो church became primary and court became secondary, and most of the religious texts were misinterpreted। जो भी religious text वगैरह थे उनको misinterpret किया गया, उनकी गलत व्याख्या की गई। most of the religious
टेक्स्ट वर मिस इंटरप्रेटेड। आई थिंक यू गॉट इट। और उसके बाद होता क्या है कि जो पीपल थे देवर अनएजुकेटेड, देवर ब्लैक एंड व्हाइट, दे डोंट नो अबाउट स्पेशली लैटिन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर रिटन इन लैटिन एंड लैटिन वाज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो चीजें थी वो लैटिन में लिखी गई थी, लैटिन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो पीपल थे वे उनको ज्यादातर इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं। देन व्हाट हैपेंड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट हैपेंड, यू विल कम टू नो, हैपेंड ये हुआ कि जो चीजें थी, जब टेक्स्ट का बाइबल का मिस इंटरप्रेट किया गया, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि लोगों की फेथ से, लोगों के इमोशन से द बिशप स्टार्टेड टू प्ले एंड दे बिकेम पावरफुल डे बाय डे। अपने ढंग से उन्होंने चीजों को किया जैसा उन्होंने चाहा। और उस समय होता क्या था कि जो लोग अनएजुकेटेड थे उनके लिए रिलीजन सब कुछ था, और रिलीजन की जानकारी कौन देता था? जो धर्मगुरु थे उन्होंने। तो रिलीजन की जानकारी देने के लिए किसका सहारा लिया गया? थिएटर का सहारा लिया गया, टू एजुकेट द पीपल, टू टेल देम अबाउट हु was Jesus Christ, what is the Bible, what the thing has been told in the Bible। इन सब चीजों को बताने के लिए किसका सहारा लिया गया? थिएटर का। तो होता क्या था कि दो अवसर पर, ऑन क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे, चर्च के कैंपस में, फिर बाद में कैंपस से बाहर जब ज्यादा भीड़ हो गई तो उसके बाहर जीसस क्रिस्ट की लाइफ का जो घटना थी उसको इमिटेट करके उसको परफॉर्म किया जाता था। और उस एरिया के सारे लोग इकट्ठा होते थे, वीआईपीज भी होते थे, आगे की सीट्स, बाकी और कॉमन आदमी। तो जब भीड़ ज्यादा बढ़ी तो चर्च के कैंपस निकाल के कहीं ओपन फील्ड में गए। तो जो थिएटर का अर्ली रूप है, इंग्लिश थिएटर का अर्ली रूप you find when you find in Anglo-Norman period. This is another important question. The earliest form of English theatre we find in Anglo-Norman period, because the life of Jesus Christ were imitated and performed in the premises of church, वहां पर। और कब? दो अवसर पर, ऑन क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे। जब परफॉर्म किया गया तो परफॉर्म करने के तीन तरीके निकल करके आते हैं। कौन कौन सा तरीका? वह घटना जो जीसस क्रिस्ट की जिंदगी पर आधारित थी उसको नाम दिया गया मिस्ट्री प्ले। यू कैन नोट डाउन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्ट्री प्ले क्या है? MYSTERY, मिस्ट्री प्ले। वह घटना जो जीसस क्रिस्ट की जिंदगी पर आधारित थी उसको मिस्ट्री प्ले कहा गया। और वह घटना जो सेंट्स की लाइफ पर आधारित था उसको मिरेकल प्ले कहा गया। तो वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन मिस्ट्री प्ले एंड मिरेकल प्ले। वह घटना जो जीसस क्रिस्ट की जिंदगी पर आधारित था उसको मिस्ट्री प्ले कहा गया। वह घटना जो जीसस क्रिस्ट के आधारित, उसको मिस्ट्री प्ले। जो सेंट्स की लाइफ पर आधारित था उसको मिरेकल प्ले। और जो आम आदमी था, बहुत ज्यादा धार्मिक था, धर्म में ज्यादा उसका विश्वास था, परहेजगार आप कह सकते हैं, बुजुर्गे दीन था, उसके लाइफ को लेकर के जो चीज इमिटेट किया गया उसको मोरालिटी प्ले कहा गया। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में प्ले के तीन रूप आते हैं: मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले। मिस्ट्री प्ले जो था वह जीसस क्रिस्ट के जीवन पर आधारित था। जो मिरेकल प्ले था वह सेंट्स की लाइफ पर आधारित था। मोरालिटी प्ले जो था वह किस पर आधारित था? कॉमन राइचियस मेन पर, RIGHTEOUS। और इसके अलावा एक और सेक्शन था, उसको इंटरल्यूड कहा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका।
इंटरल्यूड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटवीन द प्ले, और इंग्लिश में इसको कॉमिक रिलीफ के भी नाम से जाना। जब कोई ट्रेजिक या पूरा ड्रामा ट्रेजिक होता था, ट्रेजिडी होती थी, उसमें बीच में अगर कोई कॉमिक सीन डाल दिया जाता था तो ड्रामा का उतना हिस्सा जो कॉमिक सीन को कवर करता था उसको इंटरल्यूड कहा गया। तो इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है? इट्स अ लैटिन वर्ड बिटवीन द प्ले, और ये चीज क्या होता था, कॉमिक रिलीफ के नाम से जाता था। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, चार प्ले: मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, morality play, interlude. Mystery play based on the life of Jesus Christ. Miracle play based on the life of, you can say, saints. Morality play based on the lives of common righteous men. And interlude, Latin between the play or comic relief. Hope you got it. फिर मैंने आपको बताया कि एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है 1066 से 1350, उसमें पार को लेकर के कैसी कैसी चीजें हैं। पार के दो सेंटर हैं: रिलीजन, पॉलिटिकल। रिलीजन, चर्च से वो चीजें गवर्न हो रही हैं, उसके अपने जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव चर्च में थे, मॉन्क थे, प्रायरेस थी, जिसका कि चौसर की कैंटरबरी टेल्स में जिक्र किया गया, वहां पे रही। तो आई थिंक कि यू गॉट इट। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ आई वांट टू नो, प्रिया गुप्ता जी से। प्रिया गुप्ता, अ, जो मैंने एंग्लो नॉर्मन पीरियड बताया उसकी दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, आप उसको रिवाइज करिए। टेल मी प्रिया। 13 जी। या दैट्स गुड। फ्यूडल सिस्टम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूडल। या या यस, या दैट्स गुड, दैट्स गुड। या इन दिस पीरियड, बस 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 बहुत है इतना। नाउ सोनिया। सोनिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। आप जो मुझे ठीक, कोई बात नहीं, आपके यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम थी। सुरभि। सुरभि, व्हाट इज मिस्ट्री प्ले? मिस्ट्री प्ले रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट, ठीक है, बस। एंड जगदीश भाई, मिरेकल प्ले। फिर से एक बार सोचिए। मिरेकल, या दैट्स अपर्णा। या अपर्णा, अपर्णा, व्हाट इज मोरालिटी प्ले? या कॉमन राइचियस में, ठीक। गोपाल जी, व्हाट इज इंटरल्यूड? Yeah, when we talk about ki is it a kind of drama, then remember that ki it's not a kind of drama because it was the earliest form which was used to write the play. Later on,
वी फाइंड दैट इट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी। बाद में ये जो है ड्रामा की शक्ल में आता है और कॉमेडी की शक्ल में आता है। बट इट वाज अ डिवाइस विच वाज यूज्ड टू राइट द प्ले, स्पेशली टू पुट कॉमिक सीन इन ट्रेजिक प्ले, स्पेशली टू पुट कॉमिक्स इन ट्रेजिक प्ले। या या द पर्टर सीन इन मैकबेथ, ग्रेव डिगर्स इन comic for relief. Yeah, such kind of thing. Any kind of when even you find when the mystery play, when the miracle play, when the morality play, when they were performed. So between the event, yeah, between the scene, you will find that some comic scenes were also put there. That part of the play that is known as interlude. Not, yeah, it's not a genre. It's not a genre. It's not a genre. Okay, let me explain what is interlude again. Tell me, Gopal ji. Yeah, 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 yeah. That's good. That's good. That's good. Now I think whatever I explained, you were able to understand. Now let me go with Age of Chaucer. You, yeah, yeah, yeah. You can say the four piece. Yeah. And morality play का एक एग्जांपल है एवरी मैन। एवरी मैन इज एन एग्जांपल ऑफ मोरालिटी प्ले। उसका भी आथर अननोन है। अननोन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। अब उसके बाद जो है एक चीज आता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एज ऑफ चौसर, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1350 टू 1400। 1350 से 1400 ईस्वी तक का जो पीरियड है एज ऑफ चौसर है। किसके नाम पे रखा गया? चौसर के नाम पे रखा गया है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि रोट इनटू चौसर रोट इन थ्री लैंग्वेजेस, सर्ड इन द कोर्ट ऑफ थ्री किंग्स, दैट इज अनदर थिंग। चौसर से क्वेश्चन क्या क्या आता है? चौसर से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चौसरियन स्टैंजा। चौसरियन स्टैंजा 7 लाइन्स स्टैंजा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि चौसरियन स्टैंजा मीन्स 7 लाइन्स स्टैंजा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चौसर ने सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर। हीरोइक कपलेट जो आपका है उसको यूज करने वाले कौन रहे? चौसर रहे हैं। और अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बाद में उन्होंने कैंटरबरी टेल्स अपने मास्टर पीस में भी उसका उन्होंने लिखा, मतलब कैंटरबरी टेल्स भी उन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा। तो चौसरियन स्टैंजा 7 लाइन्स स्टैंजा। चौसर ने उस समय इंग्लिश में एक मिडलैंड डायलेक्ट इंग्लिश जो उन्होंने लिखा, उस समय इंग्लिश जो लैंग्वेज था एक तरह से अर्ली फॉर्म में था, अर्ली स्टेज पर था। तो वहाँ की जो लोकल बोलियां होती थी उसका कई तरह की होती थी, जिसमें एक मिडलैंड डायलेक्ट था, उसका उन्होंने यूज किया। चौसर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एज अ पोएट ही है, लेकिन पोएट में उन्होंने नैरेटिव पोएम्स लिखा है। नैरेटिव पोएम्स में स्टोरी टेलिंग मेथड है, यूज ऑफ आयरनी है, सटायर है। कैरेक्टर्स में उन्होंने इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर्स को जन्म दिया। सो मेनी थिंग्स यू फाइंड इन द वर्क ऑफ दैट, स्पेशली prologue to Canterbury Tales. When you go about this poet, yeah, with this man, it is also said that he was the father of English poetry. Yeah, he is known as father of English poetry. And the credit was given by whom? The credit was given by Matthew Arnold to that man. कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने उनको ये कहा कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। So what I want to tell you, whenever you take these points, तो इन सारे पॉइंट्स में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? एज ऑफ चौसर 1350 से 1400,
जो चौसर के नाम पर रखा गया। चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ही रोट इन थ्री लैंग्वेजेस, सर्ड इन द कोर्ट ऑफ थ्री किंग्स। उनका जो वर्क है, कम से कम कुछ ना याद हो तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। उन्होंने चौसरियन स्टैंजा, सेवन लाइन्स स्टैंजा, जो डायलेक्ट था वो कौन सा था, मिडलैंड डायलेक्ट। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा। ही इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट। अब सवाल ये उठता है हीरोइक कपलेट क्या है। पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है हीरोइक कपलेट। आयाम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट और 10 सिलेबल को लेकर के इतनी सारी बातें, हमें कुछ नहीं करना चाहिए तो कम से कम सबको इतना पता होना चाहिए, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी। क्योंकि आपको चौसर नहीं पढ़ना है, लेकिन जो है ये जरूर पढ़ना है कि फॉर्म ऑफ स्टैंजा, तो उसी फॉर्म ऑफ स्टैंजा में चौसरियन स्टैंजा क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। और जो चौसरियन स्टैंजा है वो राइम रॉयल के भी नाम से एड्रेस किया जाता है। दैट इज आल्सो एड्रेस्ड एज राइम रॉयल। So these are the points, these are the things which you have to get, या which you should try to cover। ये सारे पॉइंट्स है जो आपको समझना है। तो आई थिंक कि इस चीज को जो अभी रह गए थे मिथिलेश जी, आई एक्सपेक्ट जो मैंने आपको चौसरियन स्टैंजा बताया आप उसको पूरा एक्सप्लेन करिए, चौसर के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। या स्टैंजा, या 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 यस, या फ्रेंच में, लैटिन में और इंग्लिश में। या एंड यू विल कम टू नो कि चौसर के समय की दो बड़ी घटना घटित हुई है। एक घटना थी 1348 ईस्वी में, ब्लैक डेथ होता है। और 1381 ईस्वी में पीजेंट रिवोल्ट होता है। ये दो क्वेश्चन बहुत जरूरी है जानना कि चौसर के समय में दो घटना, 1348 ईस्वी में ब्लैक डेथ जो प्लेग नाम का डिजीज आया था, और 1381 ईस्वी में पीजेंट रिवोल्ट होता है। तो मैं गोपाल जी से चाहूंगा कि वो दोनों डेट को फिर से लोगों को बताएं। या पीजेंट्स रिवोल्ट, या पीजेंट्स रिवोल्ट, या दैट्स गुड, दैट्स गुड। उसके अलावा जो है चौसर का जो वर्क है खास करके उसको लेके अभी मैंने बात किया था कि चासर को ने इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर का यूज किया हुआ है। चासर ने हीरोइक कपलेट को लेके बात किया है। चासर को फादर ऑफ नैरेटिव टेक्निक कहा जाता है। उन्होंने आयरनी का यूज किया, सटायर का यूज किया, उन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा। इसके अलावा उन्होंने लाइट सटायर का यूज किया हुआ है। उनकी अपनी पोइट्री में रियलिज्म है। रियलिज्म का मतलब जो उन्होंने अब देखा वो उन्होंने बयां करने की कोशिश की, आर्टिफिशियलिटी नहीं है। उन्होंने अपने समाज के हर सेक्शन के लोगों के बारे में बात किया है, खासकर जो वहाँ का रिलीजियस सिचुएशन था उसको लेके उन्होंने बात किया हुआ है। और एक उनको तो मैं सुरभि जी से, सॉरी मैं प्रिया जी से जानना चाहूंगा, प्रिया जी चौसर का जो मास्टर पीस है वो कौन सा है। कैंटरबरी टेल्स, या चौसर का जो, या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उस कैंटरबरी टेल्स के बारे में जॉन ड्राइडन ने कहा है हियर इज गॉड्स प्लेंटी। वो ये शब्द यूज करते हैं, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। यहाँ पे कैरेक्टर्स की या गॉड की बहुतायत है, उसके कैरेक्टर्स को लेकर के। तो ये चीज ध्यान में रखना। ये कौन कहा है, जॉन ड्राइडन सेड अबाउट चौसर का जो कैरेक्टर है उसको लेकर के, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, यहाँ पे गॉड का प्लेंटी है, ये बात उन्होंने कहा। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने उनको कहा है कि वो जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के थे। एमी लॉवेल एक क्रिटिक है, उन्होंने कहा कि ही फाउंड इंग्लिश एज अ ब्रिक एंड टर्न इनटू मार्बल। इस तरह से उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने इंग्लिश को एक
ब्रिक के रूप में पाया, लेकिन उसको उन्होंने किसमें तब्दील कर दिया, मार्बल में। एमी एमी लॉवेल, क्रिटिक का नाम है एमी लॉवेल, AMYLOWELL, एमी लॉवेल, AMY, एमी। Yeah, he found English language as brick but turned it into marble. He found English language as brick but turned it into marble. या तो ये एमी लॉवेल का और जॉन डाइडेंस का गॉड्स प्लेंटी, मैथ्यू अर्नोल्ड का फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये चीज ध्यान में रखना है। मैं चाहूंगा कि ये तीनों बातें जगदीश भाई रिपीट करें। जगदीश भाई। या या रिपीट दीज स्टेटमेंट। या एक्चुअली आई एम सेइंग कि हु सेड हियर इज गॉड्स प्लेंटी, एमी लॉवेल, एंड हु सेड, जॉन ड्राइड, and who said that he found English as a brick and turned it. Yeah, Emil Lowell, that's good. And turned it into marble. And now the last question is ki who said yeah, addressed him as father of English poetry, Matthew Arnold. And whom the credit goes to give the concept of individual and type character, Geoffrey Chaucer. And first user of heroic couplet, Geoffrey Chaucer. कौन सी किताब में? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, गुड गुड वुमेन। नाउ अपर्णा जी से मैं जानना चाहूंगा, अपर्णा जी, अ, जो कैंटरबरी टेल्स है वो किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में या हीरोइक कपलेट? ओके, दैट्स गुड गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि जी, सोनिया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चौसर ने जिस डायलेक्ट का यूज किया उसका नाम क्या है? सोनिया जी, सोनिया जी, मिडलैंड डायलेक्ट, या दैट्स गुड। उन्होंने जिस डायलेक्ट का यूज किया है उसका क्या नाम है, मिडलैंड डायलेक्ट। और चासर को नैरेटिव टेक्निक का भी फादर कहा जा सकता है, कहा जाता है, कहा जा सकता है नहीं, कहा जाता है, उन्होंने इसको यूज किया है। लाइट सटायर उन्होंने यूज किया, आयरनी का यूज किया है, रियलिज्म रहा, जो उन्होंने देखा उसको प्रेजेंट किया। ज्यादातर उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो मिडिल क्लास सोसाइटी या अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले हैं। सो यू फाइंड दीज थिंग्स, so these things I want to tell you कि these things are there and you find these things. आई थिंक कि इतना जितना हम लोगों ने आज किया, आप इसको रिवाइज करिएगा, चीज़ों को कवर करिएगा। वी विल मीट टुमारो, और कल जब हम बात करेंगे तो एक बड़ी पर्सनालिटी जॉन वाइक्लिफ है, उन पर बात करेंगे और कुछ और नई चीज़ों को लेकर के आएंगे। और अभी आज तक की क्लास में केवल 8 या 9 लोग मैक्सिमम मौजूद थे। और मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसके बारे में बताइए, टेल अदर्स आल्सो, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, बिकॉज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड पॉपुलर बैच, आई वांट टू से इन माय ओन वर्ड्स कि इसको मैं बनाना चाहता हूँ। तो विदाउट योर कोऑपरेशन ये बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और सब लोगों की बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो उन सबको देखते हुए एक ये ऑफर लाया गया है। और मैं समझता हूँ पैंडेमिक में लोगों के साथ प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं,
तो अगर किसी को इसके बारे में पता चले और उसको बेनिफिट अगर मिल रहा है, दूसरे को भी बेनिफिट मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। और एक तरह से पुण्य का काम होगा, अगर आपके माध्यम से किसी और का भला हो जाता है, पता चल जाता है, तो टेल अदर्स आल्सो, इवन आई हैव डब्ड इन सो मेनी ग्रुप्स आई टोल्ड, तो उनको करिएगा। बाकी ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, जो पहले का रिकॉर्डेड है वो भी हो जाएगा। कल आपको जो तैयार करना है, जॉन वाइक्लिफ को लेकर के तैयार करना है। जॉन वाइक्लिफ के अलावा आपको एज ऑफ रिवाइवल तैयार करना है। देखिए, जब आप, एक चीज और मैं बता दूं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का मतलब कि आप लिटरेचर की सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये होता है कि पढ़ाने वाला कैसा है। जैसे अगर अभी चासर उठाया गया, तो चासर के उठाने का मतलब मैंने आपको चासर नहीं पढ़ाया, क्योंकि चासर इज नॉट इन योर सिलेबस। चासर से कौन कौन सी चीज ऐसी है जो टीजीटी या पीजीटी से जुड़ी हुई है। वो क्या था, चौसरियन स्टैंजा था। वो क्या है, हीरोइक कपलेट है। वो क्या है, मिडलैंड डायलेक्ट है। वो क्या है, चौसर का एज है। मैंने ये नहीं बताया कि वो इस समय पैदा हुए, उनके फादर का ये नाम था, क्योंकि ये सब बातें केवल उन राइटरों के बारे में पढ़ना जो आपके यहाँ सिलेबस में रहे। लेकिन चौसर से रिलेटेड उन सारी चीजों को जरूर जानना है जो कि जरूरी है, जो कि ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स में, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आई डिड। और दूसरा चीज मैंने कल भी कहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ, सोनिया, आवाज आपको मेरी जा रही है? सोनिया, बेटा आज आप पहले तो फी डिपॉजिट कर दीजिएगा। हाँ। सुरभि, सुरभि। हाँ। प्रिया, प्रिया, आवाज नहीं जा रही? बेटा आज आप फी डिपॉजिट कर दीजिएगा। हाँ। और जो फी डिपॉजिट करना है, कल कल आपने क्लास अटेंड किया था? मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। वो नंबर जो है अभी वो उससे जुड़ा हुआ है, आपका गूगल पे या फोन पे से, उस पे आपको ओनली 500 रुपीज जमा करना है। हाँ, ये पर मंथ का है यहाँ पे। 18 तारीख से क्लास शुरू हुई है, फिर अगले 18 को ही आपको करना होगा। जो लोग भी हैं, जिन लोगों ने अभी नहीं जमा किया है, दे हैव टू डिपॉजिट। गोपाल भाई का जमा हो गया, मिथिलेश भाई का भी आ गया है मेरे पास जो है। हाँ। जी। जी। या। एक्चुअली गोपाल जी, आई हैव अ बैच विच इन विच यू, आई हैव एडेड टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है आप सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो लेट मी वेट कि हाउ मेनी पीपल ज्वाइन अस। 2 4 6 दिन और थोड़ा सा, उसके बाद देख लेते हैं कि हाँ कितने लोग होते हैं, फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो सेपरेट कर दिया जाए। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। एंड वो सारे लोग हैं जो कि अपना फी डिपॉजिट कर देंगे, दूसरों को भी इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, ओके। मोस्ट वेलकम टू। हाँ, वन थिंग, एक मेरा ये आप लोगों से कहना था कि अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो, सबसे पहली चीज कि आप लोग ये बताइए कि क्या क्लास, 2 क्लासेस हो गई है, अटेंडिंग दीज 2 क्लास, आपका रिस्पांस कैसे है, कि क्लास आपका को अच्छा लग रहा है? या दूसरा चीज, अगर आपका कोई सजेशन हो तो यू कैन गिव। जी जगदीश भाई। हाँ। जी 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 जी। हाँ। जी जी। हाँ, उसमें इंगेज करने के लिए ज्यादातर ये रहा कि किसी भी टॉपिक को छोटा करके पढ़ाया जाए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जी जी।
हाँ, तमाम। और उसके बाद ये एक तो चीपेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि उन सबकी मजबूरियां हैं। देयर आर सो मेनी पीपल दे कांट अफोर्ड ह्यूज अमाउंट। तो इस मौके का उनको कम से कम फायदा मिलना चाहिए उनको। या ठीक। ओके। जी 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 जी। तो मैं वो नंबर मैं शेयर कर, हाँ मैं नंबर शेयर कर दे रहा हूँ आपको। कल भी मैंने ये नंबर है जो गूगल पे या उससे जुड़ा हुआ, 81886653। दिस इज माई कॉलिंग नंबर आल्सो, एंड गूगल पे फोन पे से भी जुड़ा हुआ है। किसी को कुछ व्हाट्सअप करना होगा तो 9450592038, ये व्हाट्सअप है। ठीक है, आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड इट। ओके, नाउ एंड।